आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश क्वेश्चन आंसर। इसका वीवीआई क्वेश्चन कौन है, इसके राइटर कौन है और यहाँ से लेकर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, इसके अलावा इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन आंसर के अलावा बहुत सारी चीज दिया रहता है, जैसे व्याख्या करें। उसके अलावा जो है दिया रहता है विलोम शब्द चुने, क्रिया काल की रचना करें, शब्दों के वचन बदले, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्दों का लिंग निर्णय करें। सब चीज का मैं यहाँ पर दिया हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक चैप्टर है हिंदी का, क्लास 10 बिहार बोर्ड के बुक का। इसमें इसको लिखे हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ से ले लेता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको लिखे हुए। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। यही सब चीज इसके बारे में पूछेगा, ठीक है, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके राइटर का नाम क्या है, तो जन्म 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान हुआ था दुबे का छपरा, दुबे का छपरा, और मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी में। मृत्यु स्थान कहाँ था, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1907 से 1979 ईस्वी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मतलब इस दुनिया में रहना था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वीवीआई एक तरह से कहा जाए, और क्लास 10 बिहार बोर्ड वाले बच्चों को इस चैप्टर के पढ़ना है। तो अगर आपसे पूछता है तो इसके जन्म के मृत्यु के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैसे मैं डिटेल्स में इसके बारे में दे दिया हूँ। इस चैप्टर में इस चैप्टर का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और बहुत ही सटीक और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ और इसका आंसर भी दिया हूँ। पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका नहीं मिलेगा, बशर्ते आप लोग को जो है मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर मैं बाद में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी जीवनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरत दुबे का छपरा यानी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आरत दुबे का छपरा यानी बलिया जो है, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी, तो अशोक के फूल, कल्पता, विचार, वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। निबंध संग्रह में जो था वो था बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुंद चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। उपन्यास में जैसे देख लीजिए सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ठीक है। उसके अलावा ये लिखे हुए पृथ्वीराज रासो इसी के द्वारा लिखा गया है, जो बहुत ज्यादा फेमस है। नाथ विश्व भारती शांति निकेतन की पत्रिका का संपादन भी यही करते हैं। यानी इनकी रचनाएं आपसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं इनमें से कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके अलावा जो है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान इसको मिला हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी मिली हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि और पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण सम्मान इसको मिला हुआ है। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर भी रहे थे। 1979 ईस्वी में उनका दिल्ली में निधन हो गया था। कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। यहाँ पर मैं पिक्चर दे दिया हूँ ताकि आपको पिक्चर से समझ में आ जाए। 1907 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1979 में से मर गए, यानी 1979 में से अगर हम घटाते हैं, 79 में से घटा दीजिए 7 को, कितना साल रहे थे, तो 9 में से 7 गया 2, 7 में 0 गया 0, यानी 72 साल टोटल इस धरती पर रहे। और 72 साल में देखिए इतनी रचनाएं लिखे, मतलब 72 15 साल 20 साल के बाद तो बच्चा समझता ही कुछ है। और इतने सारे रचनाएं लिखे, पद्म विभूषण इसको मिला, बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर का नाम यहाँ पर मतलब कौन कॉलेज में थे वो नाम दिया गया है। और लास्ट में 1979 में ये दुनिया छोड़ करके चले गए। देखिए मैं आपको बताया हूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 17 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है 6 क्वेश्चन और भी है, तो इतना तो आपको लोगों को याद नहीं होगा ना। आप लोग खोजते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन कौन होगा, तो देखिए मैं वीवीआई क्वेश्चन इसमें से 2 ही 3 है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मेरे बात पे विश्वास नहीं होगा, तो इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका मैं यहाँ पर पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा, बशर्ते आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पर। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो वीवीआई है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए वीवीआई यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे
उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ये अब 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है और कई बार के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन भी आई है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन काल में मनुष्य जो था जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख ही उसके असली हथियार थे। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। कालांतर में मानवीय हथियार ने आधुनिक रूप लिया और बंदूक, कारतूस, तोप, बम के रूप में मनुष्य की रक्षार्थ प्रयुक्त होने लगा। नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को याद दिलाती है। पूछेगा बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति जो है मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में अभी विद्यमान है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है तो 5 में पूछता है और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन पूछता है ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये कुछ वीवीआई क्वेश्चन थे, जैसे कि ये कोई क्वेश्चन वीवीआई नहीं है, लेकिन आपको अगर लेना है तो पीडीएफ में इसका हम दे देंगे, पूरा पीडीएफ बनाया हुआ हम। इसके अलावा यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी 5 नंबर में। मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य जो था पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को प्रवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा, इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है, नाखून को सुंदर देखना चाहता है। तो ये मनुष्य जो है पूछेगा मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसका तो आंसर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखेंगे कि जो वीवीआई जैसे ये है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां, इनका क्या अभिप्राय है? मानव शरीर में बहुत सी अनायास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान समृद्धियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशु तत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशु तत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन जो था, मतलब 6वां नंबर, ये भी 5 नंबर पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर मनुष्य तक, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो पीडीएफ में दे दूंगा। उसके अलावा देखते हैं कि आगे देश की आजादी के लिए ये भी क्वेश्चन उतना नहीं है, लेकिन 21 प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, ये भी इतना ज्यादा नहीं है। स्वाधीनता शब्द की सत्ता लेखक क्या है? तो स्वाधीनता शब्द का इसको भी आप कर लीजिए। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, ठीक है। उसके अलावा निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों को सत्ता कीजिए। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस अनुमान में लेखक के मन में कैसे ऐसा जगती है? ग्रानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है भविष्य में मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। सफलता और चरितार्था शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? ये क्वेश्चन ज्यादा वीवीआई नहीं है, ये भी ज्यादा उतना वीवीआई नहीं है। जो वीवीआई होगा हम अपने आप को बता देंगे।
मैं नाखून के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये एक तरह से व्याख्या करने वाला है, 14 नंबर का क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला। 3 को क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, क ख ग उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ग नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग नंबर देख लेते हैं। ये है कमक नाखून बढ़ते तो उन्हें तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा लंबा चौड़ा एक तरह से 5 नंबर में है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप अपने नोटबुक में कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विशेषता क्या है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। नाखून मतलब एक तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो ये उसी में से लिखा गया, ये क्वेश्चन कोई है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां नंबर जो है ना 16वां नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बीबीए प्रस्तुत पर सारांश लिखे, तो सारांश यानी कि नाखून के बारे में आपको 5 लाइन 10 लाइन लिख देना है। ये बीबीआई क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था, जो भी कहानी था नाखून के बारे में उसके बारे में आपको लिख लेना है, या गूगल पर आप सर्च करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं सारांश तो आपको आ जाएगा, आप वहां से भी देख करके इसमें लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले तो वचन अल्पज्ञ तो अल्पज्ञ हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, वृत्ति को वृत्ति हो जाएगा। वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करना है। बंदूक बंदूक छूट गया, घाट घाट साफ है, सतह सतह चिकना है, इस तरह से करना है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल रचना स्पष्ट करना है। उस दिनों उसे जूझना पड़ता था, भूतकाल, मनुष्य और आगे बढ़ा, भूतकाल, यह सबको मालूम है, वर्तमान काल, यह वह तो बढ़ती ही जा रही, वर्तमान काल, इस तरह से आपको करना है। अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छाएं की निशानी है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाज, इस वाक्य में आया विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए शस्त्रों का षष्ठी विभक्ति मनुष्य की, षष्ठी विभक्ति इच्छा की, षष्ठी विभक्ति उनकी, षष्ठी विभक्ति बाढ़ को, द्वितीय विभक्ति मनुष्य मनुष्य तत्व का, षष्ठी विभक्ति, इस तरह से है। 5वां है स्वतंत्रता स्वराज कैसे, जैसे शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाना है। स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाव, स्वप्रेरणा, स्वेच्छा, इस तरह से अगर आपको पूछता है तो इस तरह से बना लेना है। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखना, पौष्टता का, मनुष्यता होता है घृणा का, प्रेम होता है अभ्यास का, अनभ्यास होता है वर्णाशास्त्र का, तारण शास्त्र होता है ग्रहण का, उग्रास होता है मूड का, ज्ञानी होता है, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से इसके बाद जो है शब्द निधि है, अल्पज्ञ यानी कि शब्दार्थ जो आपके बुक में दिया ही होगा। तो इस तरह से मैं आपको टोटल बता दिया हूँ। इसका पीडीएफ का आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पर कमेंट करना पड़ेगा 8873210713, इसी पर आप मैसेज करेंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।